हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं अभी YouTube चैनल सक्सेस मेनिया में आपका स्वागत करता हूं। देखिए, कल हमने भूकंप के बारे में पढ़ा था। उसी भूकंप को कुछ पार्ट जो आज रह गया था वो आज हम खत्म करेंगे। तो कल हमने भूकंप के बारे में पढ़ा कि भूकंप क्या है, ठीक है, भूकंप के अध्ययन को क्या कहते हैं, भूकंप की जो तरंगे हैं वो किसके द्वारा मापी जाती हैं, ठीक है, भूकंप आने के कारण क्या है, इलास्टिक रिबाउंड थ्योरी क्या होती है, एच.एफ. रीड द्वारा जो दी गई थ्योरी है इलास्टिक रिबाउंड थ्योरी, उसके बारे में हमने पढ़ा। वैगनर द्वारा प्रतिपादित प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के बारे में हमने पढ़ा। कॉन्टिनेंटल प्लेट कितनी प्लेटें होती हैं, 6 प्लेटें होती हैं, उसके बारे में हमने पढ़ा। और प्लेटों के अप डाउन मूवमेंट की वजह से भूकंप आता है, ये भी हमने कल पढ़ा। आज हम पढ़ेंगे कि भूकंप की माप किसके द्वारा की जाती है। भूकंप की माप कितने एम्पलीट्यूड का, ये कितनी तीव्रता का भूकंप आया, ये हम किसके द्वारा मापते हैं। ये हम मापते हैं रिक्टर पैमाने पर। किस पर? रिक्टर पैमाने पर, रिक्टर स्केल पर, ठीक है। तो सबसे पहले आज हम यही पढ़ेंगे स्केल। इसमें क्या हम पढ़ेंगे? रिक्टर स्केल, रिक्टर स्केल, रिक्टर पैमाना। देखिए, ये रिक्टर स्केल क्या होता है, इसको पढ़ने से पहले एक और स्केल के बारे में हम पढ़ेंगे जो कि मार्केली पैमाना है या मार्केली स्केल है। इसके बारे में आपने ज्यादा पढ़ा नहीं होगा। रिक्टर पैमाने के बारे में आपने देखा होगा या सुना होगा कि इसी के ऊपर हमारा भूकंप को मापा जाता है। लेकिन एक स्केल मार्केली स्केल था जो सबसे पहले इंट्रोड्यूस हुआ था 1931 में। मार्केली स्केल क्या था? मार्केली स्केल इटली के भूगर्भ शास्त्री मार्केली द्वारा डिस्कवर किया गया था। वहां पे आपका देखिए, वो जो स्केल था वो हमारा इतना रिलायबल स्केल नहीं था। रिलायबल क्यों नहीं था? क्योंकि वो हमारा ऑब्जर्वेशन पे बेस्ड स्केल था। वो हमें सिर्फ बताता था कि इफेक्ट्स ऑफ अर्थक्वेक क्या है, मतलब अर्थक्वेक के प्रभाव क्या हुए। वो एक ऑब्जर्वेशन पे बेस्ड स्केल आपको ऑब्जर्व्ड वैल्यू देता था। लेकिन रिक्टर जो स्केल है वो आपका रिलायबल स्केल है। क्यों? क्योंकि ये आपका वैल्यू बेस्ड है। वैल्यू बेस्ड मींस आप भूकंप लेख द्वारा मापते हैं कि भाई कितनी तरंगें आई, कितना कंपन हुआ, और उसी के दौरान आप उसके द्वारा क्या करते हैं, उसकी एम्पलीट्यूड्स को माप सकते हैं। एम्पलीट्यूड मापने के बाद आप बता सकते हैं कि कितनी तीव्रता का या कितने एम्पलीट्यूड का भूकंप आया, ठीक है। तो रिक्टर स्केल के बारे में बात करें तो देखिए, कुछ पॉइंट्स हमें फैक्ट्स याद रखने हैं। रिक्टर स्केल क्या होता है? रिक्टर स्केल आपका 1935 में 1935 ईस्वी में डिस्कवर किया गया। किसके द्वारा डिस्कवर किया गया? चार्ल्स फ्रांसिस रिक्टर द्वारा। क्या नाम था रिक्टर का? चार्ल्स फ्रांसिस रिक्टर। देखिए, चार्ल्स फ्रांसिस रिक्टर, पूरा नाम क्या था इनका? चार्ल्स फ्रांसिस रिक्टर। ये कहां के मूल निवासी थे? ये आपके यूएसए के रहने वाले थे, अमेरिका के रहने वाले थे। अमेरिकी भूगर्भ शास्त्री थे चार्ल्स फ्रांसिस रिक्टर, जिन्होंने 1935 में रिक्टर स्केल को डिस्कवर किया। ये जो रिक्टर स्केल है, इस पे आप 0 से लेके 9 यूनिट तक मेंशन होती हैं, ठीक है। 0 से लेके 9 यूनिट, मतलब 0 से लेके 9 इकाई तक इस पर स्केलिंग होती है। और इसी से हम बताते हैं कि कितनी तीव्रता का भूकंप आया, ठीक है। 0 से 9 इकाई तक हम बताते हैं कि कितनी तीव्रता का भूकंप आया। तो सबसे जो ज्यादा भूकंप, सबसे अधिक तीव्रता का भूकंप जो हमारे देश में आया, वो सबसे पहले कहां आया था? बिहार में, जिसकी तीव्रता कितनी थी? 8.1। उसके बाद आपने देखा कि 2001 में गुजरात में रन ऑफ कच्छ में 7.7 तीव्रता का भूकंप भी देखा गया, ठीक है। ये कुछ बातें हैं जो हमारे देश में सबसे अधिक भूकंप के बारे में हमें पता होनी चाहिए कि बिहार है नंबर 1 जहां पे 8.1 का आया, और गुजरात में रन ऑफ कच्छ में 7.7 तीव्रता का भूकंप नापा जा चुका है या महसूस किया जा चुका है। देखिए, अगली बात, इतना आप लोग नोट कर लेंगे। 1935 में चार्ल्स फ्रांसिस रिक्टर द्वारा इसको दिया गया, और यहाँ पे 0 से 9 यूनिट तक आपकी मेंशन होती है। और ये हमारा रिलायबल है। क्यों? क्योंकि ये सिस्मोग्राफ पर बेस्ड अपनी कैलकुलेशन को देता है। मार्केली क्यों नहीं है? क्योंकि वो ऑब्जर्वेशन बेस्ड आपको यूनिट देता है, एम्पलीट्यूड बताता है। वो ऑब्जर्वेशन बेस्ड है, इफेक्ट बताता है। ये आपका
ये चार्ल्स रिक्टर वाला जो है ये आपका फैक्चुअल बेस्ड है, कैलकुलेटिव बेस्ड है, सिस्मोग्राफ के ऊपर आपकी ऑब्जर्वेशंस को या फैक्चुअल वैल्यूज को बताता है। ठीक है, चलिए आप आगे चलते हैं। एक चीज होती है आइसोसिस्मल लाइन, आइसोसिस्मल लाइन। अब आप कहेंगे आइसोसिस्मल लाइन क्या है? हिंदी में इसको बोलते हैं समभूकंपीय रेखा। समभूकंपीय रेखा, ये देखिए ये एक ऐसी चीज है जो आपको इंग्लिश में पढ़ने को मिल जाती है, फिजिक्स में पढ़ने को मिल जाती है और ज्योग्राफी में भी मिल जाती है। आइसोसिस्मल लाइन, समभूकंपीय रेखा, ये होती क्या है? देखिए, समान भूकंपीय तीव्रता वाले स्थानों को, समान भूकंपीय तीव्रता वाले स्थानों को मिलाने वाली एक सीधी रेखा क्या कहलाती है? समभूकंपीय रेखा। दोबारा सुनिए, समान भूकंपीय तीव्रता वाले स्थानों को, समान भूकंपीय तीव्रता मीन्स एम्पलीट्यूड, ठीक है, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एम्पलीट्यूड। तो समान भूकंपीय तीव्रता वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? भूकंपीय रेखा, समभूकंपीय रेखा या आइसोसिस्मल लाइन क्या कहलाती है? देखिए, इसके बारे में आप चाहे लिख सकते हैं, समान भूकंपीय तीव्रता वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा। समान भूकंपीय तीव्रता वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? आइसोसिस्मल लाइन। ठीक है, आपको ये समझ में आ गया होगा, कुछ ज्यादा इसमें इफ एंड बट वाली बात नहीं है। देखिए, समान भूकंपीय तीव्रता वाले स्थानों को, तीव्रता मीन्स एम्पलीट्यूड। ठीक, आगे चलते हैं। आगे लिखते हैं भूकंपीय तरंग। ठीक है, वेव्स, भूकंपीय तरंगे। वेव्स क्या होती है? भूकंपीय तरंगे जो है आपकी 3 प्रकार की होती है। भूकंपीय तरंगे कितने प्रकार की होती हैं? 3 प्रकार की भूकंपीय तरंगे होती हैं। सबसे पहली होती है पी वेव, सेकंड आपकी होती है एस वेव और थर्ड आपकी होती है एल वेव। ठीक है, एल वेव। अब ये पी वेव, एस वेव और एल वेव क्या है? तो पी वेव आपकी होती है प्राइमरी वेव, एस फॉर सेकेंडरी वेव एंड एल फॉर लव वेव्स, प्राथमिक, द्वितीय और लव वेव्स। ठीक है, ये क्या होती है आपकी? पी वेव, एस वेव और एल वेव, प्राइमरी वेव्स, सेकेंडरी वेव्स एंड लव वेव्स। अब देखिए, प्राइमरी वेव्स क्या होती हैं? प्राइमरी वेव्स वे वेव्स होती हैं जो 8 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से चलती हैं। ठीक है, 8 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से चलने वाली वेव्स क्या होती हैं? आपकी प्राइमरी वेव्स। देखिए, आप लिखेंगे इसमें 8 किलोमीटर पर सेकंड तक की जो वेव्स होती हैं वो किसमें आती हैं? प्राइमरी वेव्स। 5 से लेके 6 किलोमीटर पर सेकंड तक की जो वेव होती हैं वो कौन सी वेव होती हैं? सेकेंडरी वेव्स या द्वितीयक तरंगे। तीसरा है आपका एल वेव्स, ये 1.5 से लेके 3 किलोमीटर पर सेकंड तक की वेव्स होती हैं, लव वेव्स। पी वेव्स देखिए, प्राइमरी वेव्स कितनी होती हैं? 8 किलोमीटर पर सेकंड तक। एस वेव्स जो होती हैं 5 to 6 किलोमीटर पर सेकंड और एल वेव्स होती हैं 1.5 से लेके 3 किलोमीटर पर सेकंड। कितनी वेव्स हैं? 3 वेव्स हैं, पी वेव, एस वेव एंड एल वेव। अब देखिए, जो प्राइमरी वेव्स हैं 8 किलोमीटर पर सेकंड से, ये भूपृष्ठ से उठना शुरू होती हैं और सबसे बड़ी बात, ये किस प्रकार की वेव्स होती हैं? ये आपकी होती हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, लॉन्गिट्यूडनल वेव। ठीक है, प्राइमरी वेव्स किस प्रकार की वेव्स होती हैं? लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। लॉन्गिट्यूडनल वेव्स को बोलते हैं अनुदैर्ध्य तरंगे। क्या बोलते हैं?
देखिए अनुदैर्घ्य तरंगे, अनुदैर्घ्य तरंगे जो होती हैं वो कौन सी तरंगे होती हैं, आप फिजिक्स में भी पढ़ते हैं। अनुदैर्घ्य तरंगे कौन सी होती हैं, जो आपका डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट होता है वेव्स का, उसी डायरेक्शन में ये उसी सेम डायरेक्शन में चलती हैं, पुश एंड पुल करके। ठीक है, जो डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन होता है वेव्स का, जिस डायरेक्शन में वेव्स प्रोपोगेट करती हैं या चलती हैं, उसी डायरेक्शन में ये आपका मोशन करता है। कैसे? बाय पुशिंग एंड पुलिंग। तो जब इस तरीके से सेम डायरेक्शन में पुशिंग एंड पुलिंग के द्वारा इफेक्ट करके मोशन वही हो जो मोशन आपका वेव के प्रोपोगेशन का है, तो वो वेव्स कौन सी होती हैं, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स या अनुदैर्घ्य तरंगे। भाई देखिए आपकी वेव्स ऐसे चलती हैं, ठीक है, मान लीजिए इस तरीके से वेव्स चल रही हैं आपकी, तो इसका मोशन भी इसी में होगा, लेकिन इस तरीके से होगा। ठीक है, पुश पुल इसी डायरेक्शन, तो वो होती हैं आपकी लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। ये तीनों में चल सकती हैं आपकी, सॉलिड में भी, लिक्विड में भी और गैस में भी। सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, तीनों में ये प्राइमरी वेव्स चलती हैं। ठीक है, एस वेव, ये सेकेंडरी वेव्स क्या होती हैं, ये देखिए ये वेव्स जो होती हैं 5 to 6 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से चलने वाली वेव्स हैं। ठीक है, देखिए 6 किलोमीटर पर सेकंड इतनी इसकी स्पीड होती है या तीव्रता होती है चलने की। अब देखिए ये जो वेव्स होती हैं ये किस प्रकार की होती हैं, ये होती हैं ट्रांसवर्स वेव, ट्रांसवर्स वेव। अब देखिए आप हिंदी मीडियम वाले इसको क्या लिख सकते हैं, अनुप्रस्थ तरंगे, अनुप्रस्थ तरंगे, और इसको आप लिख सकते हो अनुदैर्घ्य तरंगे, अनुदैर्घ्य तरंगे। ट्रांसवर्स कौन सी होती है, अनुप्रस्थ। तो आपकी जो सेकेंडरी वेव्स हैं वो किस प्रकार की तरंगे हैं, वो है आपकी अनुप्रस्थ तरंगे। अब आप पूछेंगे कि अनुप्रस्थ तरंगे क्या होती हैं, तो देखिए अनुप्रस्थ तरंगे क्या होती हैं, जो डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन होता है आपका वेव्स का, ये उस डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन के मोशन के परपेंडिकुलर प्रोपोगेट करती हैं, या इसका जो मोशन होता है वो वेव्स के प्रोपोगेशन के डायरेक्शन के परपेंडिकुलर होता है, लंबवत होता है। जिस तरीके से वेव ऐसे चल रही हैं ये इसके लंबवत चलेंगी 90 डिग्री पे। ठीक है, तो प्रोपोगेशन ऑफ वेव्स के डायरेक्शन के परपेंडिकुलर जो मोशन हो तो वो कौन सी वेव्स होती हैं, ट्रांसवर्स वेव्स। ठीक है, थर्ड वेव है आपकी एल वेव, ये लॉन्गिट्यूडनल एंड ट्रांसवर्सल दोनों की ही प्रॉपर्टीज रखती हैं। ठीक है, इन तीनों में आप देखेंगे सबसे अधिक जो खतरनाक है वो कौन सी है, एल वेव्स। सबसे ज्यादा खतरनाक तरंगे, हानिकारक, सुनामी का कारण, कौन सी तरंगे हैं, लव वेव। सबसे ज्यादा खतरनाक है, हानिकारक है, और सुनामी का कारण भी यही तरंगे बनती हैं। सुनामी भी हम थोड़ी देर में आपको बताएंगे। खतरनाक तरंगे इसलिए, हानिकारक। अब आप कहेंगे कि सर ये तो 8 किलोमीटर पर सेकंड से चल रही थी, ये 5 to 6 चल रही थी, ये 1.5 से 3 किलोमीटर की तीव्रता रख रही है, इसका तो एम्पलीट्यूड और स्पीड जो आप देखेंगे इसका तो 1.5 से 3 है, लेकिन सबसे ज्यादा तो इसका है प्राइमरी का, फिर ये क्यों खतरनाक है, ये वाली क्यों नहीं है। क्वेश्चन आपके दिमाग में आ रहा होगा। देखिए क्यों है ये सबसे ज्यादा खतरनाक, इसको मैं आपको बताता हूँ क्यों डेंजरस वेव है। एक बार आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर मैं इसको रब करता हूँ। ठीक है, देखिए ये सबसे ज्यादा लव वेव्स जो है वो सबसे ज्यादा डेंजरस वेव्स क्यों है, जान माल की हानि इसमें सबसे ज्यादा क्यों होती है, सुनामी का कारण क्यों होती है, क्योंकि ये जो वेव्स हैं देखिए अर्थ है हमारा, पृथ्वी की आंतरिक संरचना में आपने पढ़ा कि ये क्या होता है आपका कोर, ये आपका होता है मेंटल, और ये होता है आपका क्रस्ट। ठीक है, ये आपका, ठीक है, ये जो है आपका, ये आपने देखा, ये है आपकी लव वेव्स। कौन सी वेव्स हैं, यहां पे जो उत्पन्न हो रही है कौन सी वेव्स हैं, लव वेव्स, लव तरंगे। अब मैं आपसे ये बताना चाह रहा हूं कि लव वेव्स खतरनाक क्यों होती है, क्योंकि ये जो तरंगे हैं ये आपका धरातल पर
धरातल के नजदीक उठने वाली तरंगें हैं। जब ये धरातल के नजदीक उठेंगी तो सबसे ज्यादा इफेक्ट किसको करेंगी? धरातल पे करेंगी, हमारे पृथ्वी की सतह को ऊपर ही करेंगे। हमारे आसपास में सबसे ज्यादा खतरनाक कौन सी होंगी? लव वेव्स। यही कारण है कि वो धरातल के पास सबसे ज्यादा मात्रा में उठती हैं। तो धरातल पे पाए जाने तरंगे की वजह से ही लव वेव्स क्या होती हैं? अधिक खतरनाक, क्योंकि ये हमारे धरातल के समीप उठती है। ठीक है, अगर हम देखें तो ये लव वेव्स हैं। और यहाँ पे अगर हम देखें तो ये हमारा क्या था? एपिसेंटर। क्या है ये हमारा? एपिसेंटर, अधिकेंद्र, जहां पे भूकंप को महसूस किया जाता है। पृथ्वी क्या भूपृष्ठ पे मिलता है, या आप कह सकते हो भूपटल पर ही मिलता है। तो ये क्या होती है आपकी? एपिसेंटर। ये कल हमने पढ़ा था, इसको बोलते हैं अधिकेंद्र। तो ये महसूस की जाती है इसलिए क्योंकि भूपटल के या धरातल के समीप होती हैं, इसलिए हमारे अधिकेंद्र पर वो सबसे ज्यादा इफेक्ट जो है, सबसे ज्यादा खतरनाक कौन सी वेव्स डालती हैं? लव वेव्स। ठीक है, बाकी इनकी तो डिटेल हम पहले पढ़ चुके हैं। तो ये है हमारी 3 प्रकार की तरंगे, प्राइमरी, सेकेंडरी और लव वेव्स। चलिए आगे देखते हैं। अगला जो पॉइंट है वो है हमारा भूकंप के प्रकार। भूकंप के प्रकार, टाइप्स ऑफ अर्थक्वेक। देखिए, टाइप्स ऑफ अर्थक्वेक की अगर आप बात करें तो अर्थक्वेक जो होता है वो आपका गहराई के अनुसार, भूमि के अंदर गहराई के अनुसार 3 रूप आपके भाग में विभाजित है। ये 3 भाग होते हैं। टाइप्स कितनी होती हैं इसकी? 3 टाइप्स होती हैं गहराई के अनुसार। पहला होता है सामान्य भूकंप। कौन सा? सामान्य भूकंप। दूसरा उसका होता है मध्यवर्ती। ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना आपको, बस थोड़ी सी बात इसकी याद रखनी है। सामान्य भूकंप, मध्यवर्ती भूकंप और पातालीय। 3 भूकंप कौन से हैं? गहराई के अनुसार सामान्य भूकंप, मध्यवर्ती भूकंप और पातालीय। अब देखिए, सामान्य भूकंप क्या होता है, आपको याद रखना है कि 25 से लेके 50 किलोमीटर तक की गहराई में जो भूकंप उठते हैं वो कौन से होते हैं? सामान्य भूकंप। ज्यादा डिटेल में नहीं जाना। 25 से लेके 50 किलोमीटर तक की गहराई के होते हैं सामान्य भूकंप। 50 से लेके 250 किलोमीटर, 250 किलोमीटर तक जो उठते हैं वो कौन से होते हैं? मध्यवर्ती। और 250 किलोमीटर की गहराई से लेके लगभग 700 किलोमीटर तक जो भूकंप उठते हैं वो कौन से होते हैं? पातालीय भूकंप। तो आप देखिए, गहराई के अनुसार जो है वो कितने प्रकार के हैं? 3। गहराई 25 से 50 किलोमीटर है तो सामान्य भूकंप, 50 से 250 किलोमीटर गहराई है तो मध्यवर्ती, और 250 से 700 है तो पातालीय। ठीक है, इतनी बात क्लियर हुई। चलिए, लास्ट जो हमारा इसमें पॉइंट है वो क्या है? सुनामी। तो सुनामी, देखिए सुनामी क्या होती है, निकालेंगे। सुनामी, सुनामी कहां आती है ये भी आप लोग जानते होंगे। सुनामी कहां आती है सबसे ज्यादा? सुनामी होती क्या है? सुनामी देखिए, सुनामी क्या होती है? भूकंपीय तरंगे। ठीक है, भूकंपीय तरंगे जब महासागरीय जल की तरंगों में, महासागरीय जल की तरंगे भूकंपीय तरंगों के कारण उठती हैं तो वहां पे क्या आती है? सुनामी। महासागरीय जल की तरंगे भूकंपीय तरंगों के कारण जब उठने लगती हैं तो वो क्या करती हैं? भूकंपीय तरंगे उस महासागरीय जल की तरंगों में सुनामी लाती है। ठीक है, तो भूकंपीय तरंगों की वजह से क्या आता है? महासागरीय जल में सुनामी आती है। और सुनामी को हम दूसरी भाषा में बोलते हैं बंदरगाही, बंदरगाही लहरें, क्योंकि बंदरगाह पे आती हैं, पोर्ट्स पे आती हैं, तो इसको इन्होंने बंदरगाही लहरें भी नाम दिया हुआ है सुनामी को। सबसे अधिक सुनामी कहाँ आती है? जापान। कहां पर आती है? जापान में। जापान में क्यों आती है? इसका भी कारण है। जापान में इसलिए आती है क्योंकि जापान जो है वो प्रशांतीय महासागर के ऊपर स्थित है। एक तरफ से एशियाई महासागर, एक तरफ से प्रशांतीय महासागर। तो प्रशांतीय महासागर के ऊपर स्थित होने के कारण जापान में क्या होता है? बहुत अधिक मात्रा में सुनामी, भूकंप और ज्वालामुखी की भी क्रियाएं बहुत होती हैं वहां, क्योंकि पूरी प्रशांतीय भाग में
आप देखेंगे परिप्रशांतीय जो भाग है हमारा, महासागरीय भाग है, वहां पे सुनामी, भूकंप और ज्वालामुखी की घटनाएं ज्यादातर होती रहती है। ठीक है, तो प्रशांतीय महासागर के ऊपर स्थित होने के कारण ही जापान में सबसे अधिक सुनामी आती है। हमारे भारत के अंदर हिमालय क्षेत्र जो होते हैं, जो हिमालयी क्षेत्र होते हैं, वहां सबसे ज्यादा भूकंप आते हैं। ठीक है, भारत में अगर आपसे पूछा जाए तो भारत में सबसे अधिक भूकंप कहां आते हैं? भारत में अधिक मात्रा में भूकंप कहां पर आते हैं? भारत में अधिक मात्रा में भूकंप हिमालय के क्षेत्र में आते हैं। भारत में हिमालय के क्षेत्र में क्या आते हैं? सबसे अधिक मात्रा में भूकंप आते हैं। भारत में हिमालय के क्षेत्र में सबसे अधिक मात्रा के भूकंप आते हैं। ऐसा क्यों है? देखिए, ऐसा इसलिए है, और ये आप एक चीज और पहले क्यों है ये भी बताते हैं। एक चीज और याद रखिए, ये हमारा जोन 5 में आता है। हमारे देखिए भारत के अंदर कितने जोन है, कितने क्षेत्र है भूकंप के? 5 जोन है। जो 5th जोन होता है वो सबसे अधिक हानिकारक और डिस्ट्रॉयबल होता है। सबसे ज्यादा हानि यही जोन 5 वालों में पहुंचती है। तो जो हमारा हिमालय के क्षेत्र है वो हमने कहां पे रखा हुआ है? हमारे भारत में जोन 5 में रखा हुआ है। 5 जोन्स है भारत के क्षेत्र में, 5 जोनों में विभाजित है ये भूकंप। और जोन 5 में क्या है हमारा? हिमालय। मीन्स अधिक तीव्रता के भूकंप कहां आते हैं? जोन 5 में। तो हिमालय क्षेत्र में अधिक तीव्रता के भूकंप आते हैं। अब क्यों आते हैं हिमालय क्षेत्र में? क्योंकि देखिए, कल हमने पढ़ा था प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, प्लेट विवर्तन की सिद्धांत। तो वहां हमने देखा था कि जब प्लेट आपका अप और डाउन मूवमेंट करती हैं, 2 प्लेटें हैं जो लगभग क्रस्ट से 100 किलोमीटर पे जाके आपके पर्वत चट्टानें टूटने लगती हैं, और प्लेटें की जो प्लेटें होती हैं वो अधिक मात्रा में वहां पे मिलती हैं। तो जब प्लेटों का अप और डाउन मूवमेंट होता है तो कल आपने पढ़ा था कि क्या आता है? भूकंप आता है। प्लेटों के कारण क्या आता है? भूकंप आता है। अब अगर सेकंड चीज आप देखो, अप डाउन मूवमेंट तो इसलिए है, अगर ये देखिए लेफ्ट और राइट मूवमेंट करें तो इसकी वजह से क्या आती है? इसकी वजह से आपका ज्वालामुखी की क्रिया होती है। ज्वालामुखी जो अगला हम टॉपिक पढ़ेंगे, ज्वालामुखी की क्रिया क्यों होती है? क्योंकि प्लेट जो है वो राइट और लेफ्ट मूवमेंट करेंगी, या आगे पीछे भूकंप आगे पीछे की तरफ धक्का देंगी तो ज्वालामुखी। इसी प्रकार तीसरी बात देखें तो जब ये प्लेट एक दूसरे की ओर चलने लगती हैं तो एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाती है। देखिए इस तरीके से, क्योंकि ये प्लेट भी ऐसे मूव कर रही थी और ये भी ऐसे मूव कर रही थी, तो ये जब दोनों प्लेट एक डायरेक्शन में मूव कर रही थी तो एक दूसरे के ऊपर आ गई, जिसकी वजह से हिमालय या पर्वतों का निर्माण। दिख रहा है ना सभी को? हिमालय या पर्वत का निर्माण दिख रहा है ना? दोनों प्लेट जब एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाती हैं तो नहीं दिख रहा आपको? चलिए इसको ऊपर बना देता हूं मैं। तीसरा जो है हमारा क्या है? हिमालय का क्षेत्र जोन 5 में आता है, ये सब आपने नोट कर लिया होगा। हिमालय क्षेत्र में सबसे अधिक भूकंप आते हैं और जोन 5 में है। तो जब 2 प्लेटें एक दूसरे के ऊपर आ जाती है इस तरीके से, क्योंकि ये प्लेट भी ऐसे चल रही थी, ये भी ऐसे, तो क्या होता है? हिमालय क्या बनता है? हिमालय या पर्वतीय घटना होती है। हिमालय या पर्वत का बन। तो देखिए प्लेटों की वजह से ही हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ, और हिमालय पर्वत प्लेटों की वजह से इसका निर्माण हुआ। इसका मतलब यह है कि हिमालय के नीचे प्लेटें हैं, तभी तो निर्माण हुआ, भी प्लेटें हैं, और प्लेट होने की वजह से क्या आता है? भूकंप आता है। तो यही कारण है कि हिमालय के क्षेत्र में सबसे, क्योंकि प्लेटें हैं हिमालय के नीचे और प्लेटों की वजह से क्या आता है? भूकंप। बात ध्यान रखना भी, देखो मैं बार बार फोकस कर रहा हूं इस बात पे। तो भूकंप भी प्लेटों की वजह से आता है और हिमालय का निर्माण भी प्लेटों की वजह से होगा। तो यही कारण है कि हिमालय क्षेत्र में सबसे अधिक मात्रा में भूकंप आते हैं। ठीक है, और ये किस जोन में है हिमालय क्षेत्र? हमारे जोन 5 में है, जहां पे अधिक तीव्रता के भूकंप आते हैं। सबसे खतरनाक जो है हमारे देश में वो क्या है? जोन 5। और भारत क्षेत्र कितने जोन में डिवाइड है? 5 जोन। यही हमारा भूकंप था जो आज हमने खत्म किया। आशा करता हूँ हर चीज आपको समझ में आई होगी, अच्छे से डिटेल में मैंने आपको बताया। फिर भी अगर आपको लगता है कि कुछ चीज समझ में नहीं आई तो आप कमेंट कीजिए। देखिए भैया, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। चैनल सब्सक्राइब नहीं करेंगे
तो ना तो आपको नोटिफिकेशन मिलेगा और लेक्चर्स आपके मिस हो जाएंगे। बेल आइकन का बटन दबाइए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। ठीक है, तो थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।